जनता की पुरजोर फरमाइश पर लेकर आ गया हूं द प्रोटेक्टर वेब सीरीज का 3rd सीजन। दोस्तों, इस वेब सीरीज के टोटल 4 सीजन हैं, जिसमें से 2 सीजन मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। जिन भाइयों ने अभी तक नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक है, जाकर पहले उन्हें देखें, तभी उनको आगे देखने का मजा आएगा। तो बिना समय गवाए कहानी आगे बढ़ाते हैं। लास्ट एपिसोड में आपने देखा फैजल जैनब को गोली मारकर अपनी पत्नी रूहिया को लेकर वहां से चला जाता है। अब आगे 3rd सीजन की शुरुआत में हमें 1460 का इस्तांबुल दिखाया जाता है, जिसमें एक आर्चरी की प्रतियोगिता चल रही थी। तभी वहां इस्तांबुल के वजीर आजम आते हैं। वो वहां पर अपनी कला का प्रदर्शन करने आए थे। फिर वो जैसे ही अपनी कला दिखाने के लिए तीर और कमान उठाते हैं, जनता के बीच खड़ा एक इमोर्टल वजीर आजम और उनके सिपाहियों को मार देता है। अब वो इमोर्टल कौन था, ये आपको आगे पता चलेगा। ये इमोर्टल जिसको भी मारता था वहां अपने निशान छोड़ जाता था। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है। हकान इस्तांबुल की गलियों में घूम रहा था। एक वायरस के फैलने के कारण पूरा शहर उसकी चपेट में आ गया था। खाने को भोजन नहीं था, पीने को शुद्ध पानी नहीं था, साफ पानी की किल्लत हो चुकी थी। तभी वहां एक पानी का टैंकर आता है। फिर पानी के लिए लोगों की भीड़ उस पर टूट पड़ती है, लेकिन उन लोगों में एक औरत की वायरस के कारण हालत खराब हो जाती है। फिर वे सभी बिना पानी लिए वहां से भाग जाते हैं। फिर उस लेडी को संभालने के लिए वहां एम्बुलेंस आती है और फिर उस एरिया को सील कर दिया जाता है। टीवी में न्यूज आती है कि बढ़ते हुए वायरस को देखकर पानी की सप्लाई 3 दिन तक बंद रहेगी। इधर उधर से पानी न पिए, जो आपकी सरकार मुहैया करवा रही है, केवल वही पानी पिए। 4 दिन पहले पानी के जरिए फैले इस वायरस का इलाज बहुत जल्द ढूंढ लिया जाएगा। तब तक सभी से दरख्वास्त है कि वायरस की चपेट में आए किसी भी इंसान के बारे में पता चले तो फौरन हमें खबर कर दीजिए। तभी जैनब को वफादार खादिमों के सेफ हाउस में होश आता है। वो देखती है कि उसके पास ओरेकल खड़ी है। फिर जैनब उस घर में हकान को ढूंढती है, लेकिन वो नहीं मिलता। फिर ओरेकल कहती है कि ऐसे घावों से मैंने बहुत से लोगों को मरते देखा है, लेकिन तुम स्ट्रॉन्ग लड़की हो, अब बस तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम हकान की चिंता मत करो, उसने करामती कमीज पहनी है। अगले सीन में हम देखते हैं फैजल और उसकी पत्नी गरीब लोगों में राहत सामग्री बांट रहे थे। वैसे ये वायरस भी इन्हीं के कारण फैला था। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। फिर रूहिया कहती है कि अब हमें चाबी की तलाश करनी चाहिए, लेकिन फैजल कहता है फिलहाल तो हमें अपने रिश्ते सुधारने में ध्यान देना चाहिए। फिर फैजल एक बच्चे के साथ बातें करने लग जाता है और रूहिया वहां से चली जाती है। फिर हकान रूहिया को पकड़ लेता है। फिर फैजल वहां आता है और कहता है कि लोगों को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें हमारे पीछे पड़े रहने के अलावा कोई और काम नहीं है। हकान कहता है मुझे ये वायरस खत्म करने का फॉर्मूला दे दे। फैजल कहता है मुझे नहीं पता, तुम जब तक लैब में आए सब कुछ बर्बाद हो चुका था, बस एक ट्यूब बची थी। हकान पूछता है कहाँ है वो। रूहिया बताती है लेवेंट ले गया। फैजल कहता है कि इस तबाही के जिम्मेदार हम नहीं, तुम्हारा भाई है। तभी वहाँ वही बच्चा दोबारा आ जाता है। फैजल कहता है आओ तुम्हें हकान चाचू से मिलवाता हूँ। फिर हकान रूहिया को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हम लेवेंट को देखते हैं, जो फैजल और रूहिया की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन हकान उसे पकड़ लेता है और वहाँ से ले जाता है। फिर वो उसे अपने खोपचे पर ले जाता है। वहाँ ले जाकर वो जैनब को बताता है ये मनहूस ही इसी हमले का जिम्मेदार है। लेवेंट कहता है रूहिया ने मुझे धोखा दिया है। हकान पूछता है वायरस कहाँ है। लेवेंट बताता है कि मैंने फेंक दिया, फिर उन्होंने मुझे गोली मारी और किडनैप कर लिया। फैजल मेरी और रूहिया की बढ़ती नजदीकियों से जल भून गया है और अब वो मुझसे बदला लेना चाहता है। उन्होंने मुझे टॉर्चर की हद तक टॉर्चर किया। जब मुझे होश आया तो मैं एक अंधेरे कमरे में बंद था। फिर वहाँ 3 बंदे आए। उन्होंने अपने मुंह ढके हुए थे। उन्होंने मुझे बहुत ही बुरी तरह पीटा। उन्होंने मेरी उंगलियों से नाखून अलग कर दिए। दिन में कई बार मुझे पीटने आते थे वो। फिर मैं मौका देखकर वहाँ से भाग निकला। जैनब कहती है इस पर भरोसा नहीं कर सकती। लेवेंट कहता है अगर तुम्हें इस वायरस का एंटीडोट चाहिए तो मैं तुम्हें उस तक पहुंचा सकता हूँ जिसने ये वायरस बनाया था। मेरे साथ वाले कमरे में ही बंद थी वो लड़की जिसने इस वायरस को बनाया था। उसका नाम निशान है और जबरदस्ती उससे ये वायरस बनवाया गया। फिर हकान उससे उस लड़की का एड्रेस पूछता है। लेवेंट कहता है एक शर्त पर बताऊंगा, मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारा खंजर चाहिए, रूहिया को मारना है। फिर हकान उसको पकड़कर कहता है साले चू समझा है क्या मुझे, जल्दी बता वो लड़की कहाँ कैद है। फिर लेवेंट उसको उस जगह का एड्रेस बता देता है, लेकिन फिलहाल वो जगह क्वारंटाइन की गई थी। फिर जैनब कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन हकान उसे कहता है तुम्हारा जख्म पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, तुम वायरस की चपेट में आ सकती हो। फिर जैनब उस एरिया के एड्रेस पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान भटकाती है और हकान चुपके से अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी एक गार्ड हकान को पकड़ लेता है। फिर वो बाकी के गार्ड्स को उसकी तलाशी लेने के लिए कहता है। इतने में जैनब चुपके से अंदर चली जाती है। उस एरिया में जितने भी लोग थे उन सब की हालत बहुत बुरी थी। हकान अभी भी उस एरिया के बाहर खड़ा था और अंदर जाने की फिराक में था। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है
जो कुछ सामान चुराकर अपनी कार में रख रहा था। फिर वो उस लड़के का पीछा करता है। उस लड़के का नाम शंकर बिहारी था। शंकर बिहारी पूछता है, मुझे ढूंढ रहे हो क्या? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। हकान पूछता है, पुलिस से नहीं डरते क्या? शंकर बिहारी कहता है, हमारे बिहार में एक कहावत है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। फिर वो पूछता है कि लोग तो वहां से निकलना चाहते हैं और तुम अंदर घुसना चाहते हो। फिर हकान उसकी जेब गर्म करता है और कहता है, ज्यादा सवाल जवाब नहीं। फिर वो हकान को अपने पीछे पीछे चलने को कहता है। इतने में जैनब उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है जहां लेवेंट को कैद किया गया था। वो बिना किसी की नजर में आए चुपचाप आगे बढ़ती है। फिर वो उस रूम के पास पहुंच जाती है जिसके बारे में लेवेंट ने बताया था। वो ऊपर चढ़कर उस रूम के अंदर झांकती है। उस रूम के अंदर वाकई एक लड़की बैठी हुई थी। फिर वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और कहती है, निशान जल्दी से मेरे साथ चलो। लेकिन वो बेवकूफ लड़की चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम जाओ यहाँ से। फिर उसकी आवाज सुनकर वहाँ एक गार्ड आ जाता है। फिर वो जैनब को भी बंदी बना लेता है। दूसरी तरफ रूहिया जब पेंटिंग बना रही थी तो उसके पास फैजल आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। जब रूहिया उसे खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक चाबी थी जो कि अधूरी थी। फैजल कहता है, एक अरसे से ये चाबी मेरे पास है, इसे पूरी किए बिना मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। रूहिया पूछती है, इसका एक हिस्सा कहाँ है? फैजल कहता है, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, अब दरवाजे खोलने का समय आ गया है। दूसरी तरफ शंकर बिहारी हकान को एक गुफा के अंदर ले जाता है। उस गुफा में और भी आदमी थे और वहाँ बहुत सारी राहत सामग्री भी पड़ी थी। शंकर बिहारी कहता है कि हम लोगों को ये सामान मुफ्त में बांटते हैं। फिर हकान कहता है कि मुझे जल्दी से वहाँ लेकर चलो। शंकर बिहारी कहता है, तनिक रुक जाइए भैया, बिहार होता तो कब का ले जाता। अगर यहाँ पुलिस के हाथ आ गए तो पुलिस वाले हम दोनों को पकड़कर कूटेंगे। दूसरी तरफ निशान जैनब के घाव ढकने में उसकी हेल्प करती है। फिर जैनब उससे पूछती है कि इन लोगों ने तुम्हें पीटा है ना, तभी तो मैं तुम्हें यहाँ से बचाने आई थी। लेकिन तुम चिंता मत करो, हकान यहाँ आता ही होगा, वो हम दोनों को यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। निशान कहती है, मैं यहाँ से तो आजाद हो जाऊंगी, लेकिन अपने जमीर से कैसे आजाद होंगी? इस तबाही की जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैंने जो किया उसके लिए अल्लाह मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। बेहतर होगा ये लोग मुझे मार डाले। फिर जैनब उसको हौसला देती है। हकान और शंकर बिहारी छुपते छुपाते वहीं पर जा रहे थे क्योंकि सरकार ने कर्फ्यू लगा रखा था। वहाँ पैर पैर पर पुलिस वाले खड़े थे, लेकिन वे दोनों छुपते छुपते उस बिल्डिंग की ओर ही बढ़ रहे थे। फिर कुछ देर बाद वे उस बिल्डिंग की एंट्रेंस में पहुंच जाते हैं। हकान कहता है, अब तुम जा सकते हो। फिर शंकर बिहारी वहाँ पर खड़ी वैन को चोरी करके भगा कर ले जाता है। वहाँ मौजूद गार्ड्स उसका पीछा करने लगते हैं। फिर मौका देखकर हकान जैनब के पास पहुंच जाता है। फिर वो निशान से मिलता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। वहां से बाहर निकलते समय कुछ गार्ड्स उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन से निकलना जैनब और हकान को अच्छे से आता था। फिर हकान निशान को अपनी गोद में उठाता है और गोलियों की बरसात से होता हुआ वहां से निकल जाता है। बंदा फौलादी है, इसमें कोई शक नहीं, इसलिए उसे कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ लेवेंट की आधी रात को नींद खुल जाती है। फिर वो देखता है कि हकान ने उसको कमरे के अंदर कैद कर दिया है। फिर वो दरवाजा तोड़कर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ जब हकान, निशान और जैनब वहां से निकलने लगते हैं तो वहां पर दो गार्ड्स आ जाते हैं। इतने में वहां शंकर बिहारी वैन लेकर पहुंच जाता है और उन तीनों को ही वैन में बिठाकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। वैन में निशान हकान से पूछती है कि उन गोलियों के कारण तुम्हें खरोच भी नहीं आई, ऐसा कैसे? हकान कहता है, बाद में समझाऊंगा। तभी शंकर बिहारी कहता है कि एक तो मैं तुम लोगों को बचाने आया और ऊपर से किसी ने मेरा धन्यवाद भी नहीं किया। फिर हकान जैनब से पूछता है, तुम मुझे परेशान दिख रही हो, बताओ क्या बात है? तभी उसको याद आता है कि ओरेकल ने उसका भविष्य देखकर बताया था, अपनी मोहब्बत की मौत की वजह तुम ही बनोगी। फिर जैनब कहती है, कुछ नहीं, बस मेरे पेट में दर्द है। फिर खोपचे पर ले जाकर हकान निशान से पूछता है कि फैजल और रूहिया के बारे में तुम्हें जो भी पता है जल्दी से बताओ। इतने में जैनब वहां आ जाती है और बताती है कि लेवेंट भाग गया। लेवेंट वहां से सीधा फैजल के घर जाता है। फैजल पूछता है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? लेवेंट कहता है, रूहिया तुमने अपनी औकात दिखा दी। फैजल कहता है, मरने से डर नहीं लगता तुम्हें? लेवेंट कहता है, मैंने पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी भोगा है उसके बाद तुम्हें लगता है मैं मरने से डरता हूँ? बस मैं तो ये जानने आया हूँ जो हमारे बीच में था वो सब झूठ था। दूसरी तरफ निशान बताती है कि मुझे किडनैप करने वाले ने ग्रीन कपड़े जैसा कुछ पहना था। बाकी के दो लोग उसी के इशारे पर काम करते थे। उसके कपड़े पर एक निशान बना हुआ था। हकान कहता है, क्या तुम वो निशान बना सकती हो? दूसरी तरफ रूहिया लेवेंट से पूछती है, क्या तुम्हें टॉर्चर किया गया था? फिर लेवेंट उसे अपनी छाती पर बना हुआ निशान दिखाता है जो हूबहू निशान की बनाई हुई ड्राइंग के जैसा था। उसको देखकर फैजल कहता है, वजीर। जैनब कहती है, 7वां इमोर्टल। फिर हकान पूछता है, क्या तुम ये वायरस खत्म करने में हमारी हेल्प करोगी? वो कहती है, मुझे लेवेंट का खून चाहिए होगा, उसका खून तुम्हारे खून से अलग है।
तभी लेवेंट जब वहां से जाने लगता है तो वजीर उसे निशाने पर ले लेता है। फिर वो उस रूम के अंदर मौजूद सभी लैंप तोड़ देता है और लेवेंट को किडनैप करके ले जाता है। फिर फैजल मोबाइल की टॉर्च जगाकर उस रूम को चेक करता है। उसे वहां पर एक तीर मिलता है जिसके ऊपर वही निशान बना हुआ था जो 1460 के समय इस्तांबुल के वजीर आजम को मारते समय तीर पर था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है। यह है इस्तांबुल के नए वजीर आजम महमद सेकंड। इन्होंने ही प्रोटेक्टर के लिए करामाती अंगूठी, खंजर और कमीज बनवाई थी जिसका जिक्र मैंने फर्स्ट सीजन के सेकंड एपिसोड में किया था। फिर वो अपनी कौम के सबसे बहादुर और वफादार शख्स हारून को बुलाते हैं और कहते हैं आज के बाद तुम्हारा और तुम्हारी आने वाली नस्लों का सिर्फ एक ही फर्ज होगा और वो है इस्तांबुल को इमोर्टल से बचाना। हारून कहता है मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। फिर महमद उसे करामाती खंजर देते हैं और कहते हैं कि इमोर्टल्स को सिर्फ इसी से मारा जा सकता है। ये अंगूठी दुश्मनों की शिनाख्त करने के काम आएगी और ये कमीज हर तरह के हमले से तुम्हारी हिफाजत करेगी। हारून कहता है मैं हर उस शख्स को ढूंढ कर खत्म कर दूंगा जिन्हें आप इमोर्टल्स कहते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। हकान और जैनब एक ट्रेन स्टेशन पर जाते हैं। वहां पर फैजल और रुहिया भी आए हुए थे लेकिन वो ट्रेन के दूसरी तरफ थे। उन्हें देखकर हकान चिल्लाकर कहता है मेरे भाई को छोड़ दो, लेकिन फैजल कहता है वो हमारे पास नहीं है। तभी वहां अनाउंसमेंट होती है कि हकान तुम्हें क्या लगता है ये इस्तांबुल तुम्हारे बाप की जागीर है, तुम यहाँ के कोई खुदा हो? और फैजल तुम क्या सोचते हो, सैकड़ों साल से तुम इस शहर में रह रहे हो तो क्या तुम यहाँ के मालिक बन गए? अब जल्द ही मैं इस शहर का खुदा बनने वाला हूँ। तुम लोग मुझे रोकना चाहते हो ना, तो पहले ढूंढ कर तो दिखाओ। फिर जब ट्रेन वहाँ से जाने लगती है तो हकान देखता है उसके पीछे वाले डिब्बे में उसका भाई लेवेंट बंधा हुआ है। फिर हकान चाह कर भी उसे नहीं बचा पाता। इतने में फैजल और रुहिया दोनों वहां से खिसक लेते हैं। फिर वजीर लेवेंट को अपने अड्डे पर ले जाकर बांध देता है और उसके बाद वो उसके पांव की एक नस काट देता है। जैनब जब ट्रेन स्टेशन की फुटेज देखती है तो उन्हें वहां पर कोई भी सुराग नहीं मिलता। फिर हकान निशान के पास जाता है। निशान पूछती है तुम कोई पुलिस वाले हो या चोर हो, क्या हो तुम पर गोलियों का भी असर नहीं होता। हकान कहता है मैं प्रोटेक्टर हूँ। तभी जब जैनब अपनी हिस्ट्री बुक पढ़ रही थी तो उसे खांसी आने लगती है। फिर उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इसका मतलब वो वायरस की चपेट में आ गई थी। फिर जब वो हकान के पास जाती है तो देखती है कि हकान उसे सारी बात बता रहा है। फिर वो हकान को रोकती है लेकिन हकान कहता है कि इसे भी सारी बात का पता होना चाहिए। फिर वो बताती है कि मुझे रिसर्च से पता चला है कि वजीर बाकियों जैसा तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ फैजल और रुहिया वे दोनों वजीर पर गुस्सा थे। रुहिया कहती है माना किसी समय वजीर हमारा लीडर हुआ करता था लेकिन हमेशा ही रहे ये जरूरी तो नहीं। फैजल कहता है इसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। फिर रुहिया कहती है कि हमें लेवेंट को ढूंढकर मारना होगा, उसका खून सारा खेल बिगाड़ सकता है। यानी कि वो नहीं चाहती थी शहर में जो वायरस फैला है उसका एंटीडोट बने। दूसरी तरफ जैनब हकान को बताती है कि वजीर के पास एक ऐसी पावर है जो बाकियों के पास नहीं है। उस पावर का नाम है कंट्रोलिंग रिफ्लेक्शन। वो किसी की भी परछाई काबू कर सकता है। किसी समय वो बाकी इमोर्टल्स का लीडर हुआ करता था। हमारे पहले प्रोटेक्टर ने सबसे बढ़िया काम ये किया था कि उसने वजीर को खत्म कर दिया था। उस दिन जब उसे हाया सोफिया की गुफा में होश आया तो वो वहां से चुपचाप गायब हो गया। उसने किसी भी इमोर्टल से कांटेक्ट नहीं किया। हकान कहता है ये तो किसी बॉलीवुड मूवी की स्टोरी लग रही है। फिर जैनब बताती है कि मुझे तो वही उसका अड्डा लग रहा है जहां उसने निशान को किडनैप किया था। दूसरी तरफ फैजल और रुहिया एक सुनसान सी जगह पर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वजीर यहाँ जरूर आया होगा। फिर उनका शक सही निकलता है। उन्हें वहाँ पर कुछ सबूत मिलते हैं जो बयां करते थे कि वजीर जिंदा होने के बाद सीधा यहीं आया था। तभी फैजल कहता है कि अब की बार सिर्फ प्रोटेक्टर ही नहीं बल्कि हम लोग भी उसके निशाने पर हैं। तभी उन्हें वजीर के भागने की आवाज आती है। फिर वे दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। फिर भागते भागते वे दोनों एक ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर फैजल आवाज देता है कि वजीर हमें यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन वो ऊपर से दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी तरफ हकान और जैनब शंकर बिहारी के पास जाते हैं। शंकर बिहारी कहता है अब क्या करने आए हो यहाँ? पहले ही तुम लोगों के कारण यहाँ मारकाट हो गई। क्वारंटाइन वाले इलाके में जब गोलियां चलती है तो उसके बाद लोग मारपीट पर उतर आते हैं। फिर जैनब उसको पकड़कर कहती है हमें ज्यादा शानपति दिखाने की जरूरत नहीं, तो चुपचाप हमें उस बिल्डिंग में लेकर चल, हम वहाँ लोगों को बचाने ही जा रहे हैं। फिर हकान कहता है चल हमें टनल के रास्ते से ही वहाँ लेकर चल। फिर शंकर बिहारी बताता है कि उस सुरंग को पुलिस ने बंद कर दिया है। दूसरी तरफ फैजल अपने हालातों पर हंस रहा था। वो कहता है कि क्या कमाल का प्लान बनाया है वजीर ने, हम यहाँ मरेंगे नहीं लेकिन जिंदगी भर सड़ते रहेंगे। तभी ऊपर से एक तीर आकर जमीन पर लगता है। उस पर एक कागज का टुकड़ा लगा हुआ था
जिस पर लिखा था ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ, तुम बस मेरे हुक्म का इंतजार करो। फिर फैजल चिल्लाता है कि हम वादा करते हैं, अब से हम तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएंगे। तभी वजीर उनके बाहर आने के लिए सीढ़ियां फेंक देता है। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उस जगह पर आग लगी हुई थी। अब वजीर के खिलाफ जितने भी सबूत थे सब जलकर राख हो गए थे। दूसरी तरफ जैनब शंकर बिहारी को सब कुछ बता देती है। फिर हकान कहता है कि इसे सब कुछ बताने की क्या जरूरत थी। जैनब कहती है कि निशान की तरह इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। तभी वहाँ शंकर बिहारी आ जाता है। वो वजीर का निशान देखकर कहता है कि मैंने ये निशान पहले भी कई बार देखा है। फिर वो उनको एक स्लम एरिया में लेकर जाता है। उन्हें वहाँ पर एक लड़का दीवार पर यही साइन बनाते हुए मिल जाता है। फिर जब हकान उसको आवाज देता है तो वो डर कर वहाँ से भागने लगता है। फिर हकान उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं तुमसे सिर्फ 1-2 सवाल पूछूंगा। शंकर बिहारी पूछता है कि ये जो दीवार पर डिजाइन बनाते हो किसके लिए बनाते हो? वो लड़का कहता है पैसों के लिए। असली डिजाइन देखने के लिए समुद्र किनारे जो किला है हम वहाँ गए थे। फिर वे लोग उसे जाने के लिए कहते हैं। तभी जैनब वहाँ आती है और बेहोश हो जाती है। हकान कहता है शायद ये वायरस की चपेट में आ गई है, चलो इसे घर लेकर चलते हैं। लेकिन शंकर बिहारी कहता है घर जाने का कोई फायदा नहीं, आप वही करो जो यहाँ करने आए थे, सारे शहर का सवाल है, इनको हम संभाल लेंगे। फिर हकान वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शंकर बिहारी जैनब के होश में आने का इंतजार कर रहा था। तभी जब वो होश में आती है तो हकान के पास जाने की जिद करती है, लेकिन निशान और शंकर बिहारी उसे रोकते हैं। फिर निशान उसे लेटने को कहती है और उसका इलाज शुरू कर देती है। दूसरी तरफ फैजल और रुहिया आपस में बहस कर रहे थे। फैजल कहता है कि मैंने वजीर का साथ निभाने का वादा किया है और मैं कभी वादा नहीं तोड़ता। रुहिया कहती है कि जो हमारा प्लान था लेवेंट को मारने का, उसका क्या? मैं किसी के इशारों पर काम नहीं कर सकती, अब मैं उसे दिखाऊंगी कि कौन मालिक है और कौन नौकर। दूसरी तरफ लेवेंट खून बहने की वजह से धीरे धीरे मर रहा था और उसके सामने खड़ा वजीर उसे मरते हुए देख रहा था। इतने में हकान समुद्र किनारे वाले किले पर पहुंच जाता है। जब वो अंदर जाता है तो उसे वहां पर लेवेंट मिल जाता है। फिर वो उसके हाथ पैर खोलता है, लेकिन इतने में रुहिया भी वहां आ जाती है और उन पर गोलियां चलाने लगती है। फिर हकान उसको खूब पीटता है। फिर रुहिया धोखे से हकान को लेवेंट वाली जगह पर बांध देती है। फिर वो अपनी गन उठाती है और लेवेंट के पास जाती है। वो लेवेंट को मारना तो चाहती थी लेकिन मार नहीं पाती। फिर हकान के आने से पहले वो वहां से भाग जाती है। ये सब कुछ सीन फैजल छुप छुप कर देख रहा था। फिर हकान लेवेंट को अपने खोपचे पर लेकर जाता है। फिर वो उसका हाथ काटता है और निशान को उसका थोड़ा सा खून देता है ताकि वो एंटीडोट बना सके। फिर निशान उसके खून से एंटीडोट बनाती है और उसको जैनब के ऊपर टेस्ट करती है। तभी वहाँ शंकर बिहारी आ जाता है। हकान कहता है अब से तुम्हारी ड्यूटी है, जिस जिसको भी इस एंटीडोट की जरूरत पड़े तुम्हें ये उस तक पहुंचाना है। फिर नेक्स्ट डे लेवेंट हकान के पास आकर कहता है कि मुझे लगता है कि शायद अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। आज अगर बाबा और अम्मी जिंदा होते तो उन्हें तुम पर फक्र होता। मुझे भी तुम्हारा बड़ा भाई होने का फर्ज निभाना चाहिए था, लेकिन मैं इस काम में पूरी तरह से फेल हो गया। फिर वो हकान को उसके बचपन की कार दिखाता है जो उसने उसकी निशानी के तौर पर अभी तक संभाल कर रखी हुई थी। लेवेंट कहता है जो गलतियां मैंने करी तू कभी मत करना, हालांकि मुझे विश्वास है कि तू कभी नहीं करेगा क्योंकि तेरी परवरिश अच्छी हुई है। फिर वो वही कार हकान को अपनी निशानी के तौर पर दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं फैजल अपने और रुहिया के लिए वाइन लेकर आता है और कहता है कि पी लो इसे, तुम्हें सुकून मिलेगा। रुहिया कहती है मुझे यकीन नहीं होता, एक इमोर्टल ने प्रोटेक्टर को खुद ऐसी चीज सौंप दी जिससे वो वायरस नाकाम हो जाएगा। फैजल कहता है तुम जब चली गई थी तो मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था और वो था तुम्हें वापस पाना। फिर मैंने तुम्हें पा तो लिया लेकिन पहले वाली मोहब्बत से महरूम ही रहा। मैंने तुम्हारी हर अच्छी बुरी बात मानी, फिर चाहे वो मुझे पसंद थी या नहीं। लेकिन बदले में तुमने क्या किया? तुमने लेवेंट पर बंदूक तो तानी लेकिन तुम उस पर गोली नहीं चला पाई। उसके प्यार के आगे तुम्हारी उंगलियां कमजोर पड़ गई। दूसरी तरफ लेवेंट अब वहां से जाने की तैयारी में था, लेकिन हकान उसके पास आता है और जाने से रोक लेता है। दूसरी तरफ फैजल बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहा था। तभी रुहिया कहती है कि हम अपने हमले में नाकामयाब रहे, अब हमें चाबी का हिस्सा ढूंढना चाहिए। फैजल कहता है कि मुझे तुम्हारी चाबी, वायरस, इन सभी बातों से कोई लेना देना नहीं है। जब तुम चली गई थी तो मैंने चाबी के साथ साथ एक और चीज ढूंढी और वो है मौत का नुस्खा। मेरे हिसाब से खुशी अमर होने में नहीं बल्कि खुशी तो उसमें है जब हम धीरे धीरे अपनी उम्र बिताकर बुढ़ापे की तरफ जाते हैं और अपने गुजरते हुए पलों को याद करते हैं। भाड़ में जाए ये सब परेशानियां, मैं तो बस तुम्हारी बाहों में दम तोड़ना चाहता हूँ। रुहिया कहती है ऐसा कोई नुस्खा बना ही नहीं है। फैजल कहता है बना है मेरी जान, और अभी अभी तुम उसको पी भी चुकी हो। फिर वो उसके सामने चेस का किंग रख देता है जो वो अपने ऑफिस से उठा कर लाया था। रुहिया कहती है कि मुझे यकीन नहीं है, तुम मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते। फैजल कहता है एक बार ट्राई तो करके देखो। फिर रुहिया एक चाकू लेकर अपना हाथ काट देती है।
फिर उसका हाथ कट भी जाता है और उसे दर्द भी होता है। फिर वो रोने लगती है क्योंकि फैजल ने उसकी जिंदगी ही छीन ली थी। तभी हम देखते हैं हाकान अपनी करामाती कमीज उतारता है और दीवार पर टांग देता है। फिर वो अपने मुंह हाथ धोने लगता है। तभी लेवेंट वहां आता है और करामाती खंजर उठाकर हाकान को मारने की कोशिश करता है। उस वक्त हाकान ने कमीज भी नहीं पहनी हुई थी। फिर हाकान लेवेंट का हाथ मरोड़कर वो खंजर उसी की छाती पर लगा देता है। लेवेंट कहता है हाकान उन्होंने मुझे बदल दिया है, यानी कि टॉर्चर करते समय लेवेंट मर गया था। फिर वजीर ने उसे अपना खून पिलाकर जिंदा किया। फिर लेवेंट कहता है मेरे भाई, अगर मेरे पास समय होता तो हम दोनों भाई बड़ी ही मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रहते। फिर वो उस करामाती खंजर से खुद को ही मार लेता है। हाकान अपने भाई को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे शीशे में खुद की परछाई दिखाई देती है। परछाई कहती है ये वजीर का खेल है, अगर तू इस खेल को खेलते खेलते थक जाए तो वजीर से भीख में मौत मांग लेना। हाकान कहता है वजीर, मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा और दर्दनाक मौत दूंगा। परछाई कहती है वजीर दूसरों से अलग इमोर्टल है, वो यहाँ तुम्हें ही मारने आया है। फिर हाकान चिल्लाने लगता है और अपने मरे हुए भाई को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसे नहीं पता था उसके भाई का अंत इस तरह से उसी के हाथों होगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं काफी दिनों बाद इस्तांबुल के ऊपर से दुखों का काला साया हटा था। अब लोग वायरस से छुटकारा पाने के लिए एंटीडोट लगवा रहे थे। एक तरफ जहां पूरा इस्तांबुल खुश था, दूसरी तरफ हाकान गम के नशे में डूबा था। वो अपने बड़े भाई को याद करके आंसू बहा रहा था। फिर जब वो वहां से जाने लगता है तो उसे फिर से शीशे में अपनी परछाई दिखती है जो उसे देख देख कर हंस रही थी। फिर हाकान गुस्सा होकर उस शीशे को तोड़ देता है। तभी हम फैजल को देखते हैं। वो रुहिया को समझाता है कि अब तुम काम में ध्यान देना शुरू कर दो, तुम्हारा मन बहल जाएगा, अब तुम इमोर्टल नहीं रही। फिर रुहिया कहती है कि कोई बात नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात की खुशी जरूर है कि मैं तुम्हारी तरह वजीर के हाथों की कठपुतली नहीं, जिसे वो जैसे चाहे वैसे नचा सकता है। फैजल कहता है देखो ना, तुम्हारे इश्क ने क्या हाल कर दिया है मेरा, ना तुम मेरी हो सकी और ना ही ये इस्तांबुल तुम्हारा। फिर रुहिया उसे इस घर से निकल जाने को कहती है। इतने में घर की बेल बजती है क्योंकि बाहर पुलिस आई थी। वे फैजल को इस्तांबुल में वायरस फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं। रुहिया कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। फिर एक पुलिस वाला फैजल को कार में बिठाकर कहता है वजीर के हुक्म का इंतजार करना। अगले सीन में हम देखते हैं हाकान अपना सारा गुस्सा बॉक्सिंग बैग के ऊपर निकाल रहा था। तभी वहाँ जैनब आती है। वो पूछती है हाकान तुम ठीक तो हो ना? हाकान कोई जवाब नहीं देता। फिर वो पूछती है क्या तुम्हें कोई बात नहीं करनी? ठीक है, मैं चली जाती हूँ। हाकान कहता है बात क्या करनी, जो काम हम हमेशा करते आए हैं वही काम करेंगे। तभी टीवी में न्यूज आती है कि पुलिस ने वायरस फैलाने के जुर्म में फैजल को गिरफ्तार कर लिया है। फिर वो हाकान को बुलाकर वो खबर दिखाती है। फिर हाकान कहता है मैं फैजल के पास जा रहा हूँ, शायद उससे वजीर की कोई जानकारी मिल जाए। फिर वो हाकान को उसकी कमीज पहनने के लिए देती है। तभी हम देखते हैं जब जेल में फैजल को प्यास लगती है तो वो पानी पीने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ बैठा एक कैदी उसे कहता है कि पहले अपने बाप से परमिशन तो ले ले। फिर वो उन गुंडों के उस्ताद धर्मवीर के पास जाता है। वो कहता है देख भाई फैजल, अपनी हाँ में हाँ मिलाएगा तो मौज करेगा, नहीं तो जो ये मेरे चेले हैं इनको बस एक बार कहने की देर है, 1 मिनट में आदमी को मार देते हैं और हाथ भी नहीं धोते। फिर वो फैजल को कहता है मेरा हाथ चूमो और पानी पी लो। फैजल उसके आदमियों को देखकर डर जाता है, इसलिए वो उसका हाथ चूम लेता है। फिर थोड़ी देर बाद हाकान उससे मिलने आता है। वो फैजल से पूछता है क्यों, यहाँ मजा आ रहा है? चल एक सौदा करते हैं, तू मुझे वजीर के बारे में सब कुछ बता दे और बदले में तुम्हें रुहिया की हिफाजत मिलेगी। फैजल कहता है वो वजीर है, गली का कोई मवाली नहीं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तुम्हें मुफ्त की सलाह देता हूँ, वजीर को अपने दिमाग से निकाल दो और अपनी जान बचाओ। और रही बात रुहिया की, तो उसको अपना ख्याल रखना आता है। फिर वो वहाँ से जाते समय कहता है कि रुहिया अब तुम्हारी दुश्मन नहीं रही। फिर हाकान जैनब को बताता है कि वजीर और फैजल ने हाथ मिला लिया है। वो रुहिया के बारे में भी बोल रहा था कि अब वो तुम्हारी दुश्मन नहीं रही। जैनब कहती है अब्बा अक्सर किसी मिक्सचर के बारे में बात किया करते थे, जिसको पीने के बाद इमोर्टल मोर्टल में बदल जाते हैं। शायद अब रुहिया मोर्टल बन गई है, जरूर फैजल ने ही उसे मिक्सचर पिलाया होगा। फिर हाकान कहता है क्या तुम मुझे और वफादार खादिमों से मिलवा सकती हो? मेरे पास एक तरकीब है। फिर वो जैनब को कहता है कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो IT और टेक्नोलॉजी में मास्टरमाइंड हो। जैनब कहती है एक बंदा है जिसका नाम आरिफ है, मैंने पहले भी उससे हेल्प मांगी थी, लेकिन वो इन सब में पढ़ने से कतराता है। फिर वो उसके पास जाते हैं और उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। फिर हाकान उससे एक वकील की डिमांड करता है। जैनब कहती है एक लड़की है जो आज तक एक भी केस नहीं हारी, उसका नाम बैरिन है। फिर जब वे उसके पास जाते हैं तो वो भी उनके इस ग्रुप में शामिल हो जाती है। फिर हाकान कहता है अब मुझे एक हट्टा कट्टा बंदा चाहिए
जो हड्डी तोड़ने में माहिर हो। जैनब कहती है सामी नाम का एक बंदा है जो कभी पीछे नहीं हटता, वो अकेला ही कईयों के लिए काफी है। फिर जब वे उससे मिलते हैं तो वो बताता है कि मेरी भतीजी को वायरस से बचने के लिए दवा नहीं मिली, अब मुझे इसका बदला चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर हाकान कहता है अब मुझे कोई ऐसा चाहिए जो धरने देने में माहिर हो, जो छोटी छोटी बातों पर ही धरने देने बैठ जाए। जैनब कहती है मेरी एक दूर की कजन है, वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उसका नाम आइलिन है। फिर वे उससे बात करने के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उसने धरना दिया हुआ था। फिर पूछने पर वो बताती है कि मैं और मेरे 20 लाख फॉलोअर्स सब आपके साथ हैं। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी जैनब का पीछा करता है। फिर जैनब छुपकर उसे पकड़ लेती है। वो कोई और नहीं बल्कि शंकर बिहारी था। जैनब पूछती है चोरों की तरह यहाँ क्यों आए हो? वो कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। फिर जैनब कहती है कि यहाँ वफादार खादिमों की मीटिंग चल रही है, तुम यहाँ क्यों आए? वो कहता है कि मैं भी तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहता हूँ, लेकिन जैनब मना कर देती है। फिर वो कहता है कि मैं चोरी छिपे कहीं भी घुस सकता हूँ, आपके बहुत काम आने वाला हूँ। इतने में वहाँ हाकान आ जाता है। शंकर बिहारी कहता है भैया क्या मैं आपका वफादार खादिम नहीं बन सकता? हाकान कहता है बिल्कुल बन सकते हो, बल्कि हमें तो ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए। ये बात सुनकर जैनब रूठ कर वहाँ से चली जाती है। फिर हाकान उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है और सबको बताता है कि हम यहाँ सदियों से चली आ रही लड़ाई को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ और लोग भी थे जिनमें से कुछ लोग मारे गए, लेकिन हम दुश्मनों को मिटाने के लिए अभी भी जिंदा हैं। अगर आप में से कोई हमारा साथ नहीं देना चाहता तो यहाँ से जा सकता है, लेकिन कोई भी वहाँ से नहीं जाता। हाकान कहता है वेल डन, हमारी पहली टारगेट है रूहिया, अब हमें उसे ही अलग थलग करना होगा। तभी हम रूहिया को देखते हैं। जब वो अपनी बिल्डिंग में जाती है तो उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। एक सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है कि वायरस फैलाने के जुर्म में आपकी बिल्डिंग को सील कर दिया गया है, अब आपको भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। फिर हाकान आरिफ को उस कंपनी के सभी कॉन्फिडेंशियल पेपर्स का प्रिंट निकालने के लिए कहता है। फिर वो बेरिन को कहता है कि आरिफ तुम्हें जो भी कागजात देगा वो तुम्हें ऑफिस में जमा करवाने हैं, हमें रूहिया के सभी एसेट्स सीज करने हैं। उनकी बिल्डिंग के बाहर जो प्रदर्शन चल रहा था वो भी हाकान के कहने पर ही हो रहा था, क्योंकि धरना क्वीन आइलैंड जो उसके साथ थी। फिर सैमी रूहिया को धमकाता है क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए हाकान ने ही कहा था। फिर रूहिया कमजोर और अकेली पड़ जाती है, अब उसे सहारे की जरूरत पड़ने वाली थी। लेकिन तभी निशान ये सब देखकर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तभी जैनब को सपना आता है कि वो और हाकान इंटीमेट हो रहे हैं और तभी वजीर आकर हाकान को मार देता है। फिर वो चिल्लाकर होश में आ जाती है। वो हाकान को कहती है कि तुम्हारी कमीज कहाँ है, तुम बार बार उसे क्यों उतार देते हो? हाकान कहता है मैंने पहनी हुई है, तुम्हें इस कमीज के वजन का अंदाजा नहीं है, ये बहुत भारी है, इसीलिए मुझे इस कमीज को बार बार उतारना पड़ता है। कभी कभी मेरा भी दिल करता है कि मैं भी आम इंसान की तरह रहूं। फिर जैनब कहती है कि मुझे डर है हमारे हालात हम पर हावी ना हो जाए, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हाकान हम कहीं मोहब्बत में पड़कर भटक ना जाए, हम पहले भी अपनी गलतियों की भारी कीमत चुका चुके हैं, प्लीज तुम मुझसे दूर रहा करो। फिर हाकान पूछता है तुम रिश्ता खत्म करना चाहती हो? जैनब कहती है बस ऐसा ही समझो। हाकान कहता है ठीक है, वैसे भी हमारी कुछ खास जमती नहीं है। फिर वो अपने साथियों के पास जाकर बैठ जाती है। फिर हाकान आरिफ को फैजल के घर का अलार्म सिस्टम ऑफ करने को कहता है और फिर वे फैजल के घर जाने लगते हैं। वहां जाकर हाकान सभी को उनकी ड्यूटी समझाता है और जैनब को वहीं इंतजार करने के लिए कहता है। फिर वे चुपके से उस घर के अंदर जाते हैं और गार्ड्स को पीटने लगते हैं। फिर गार्ड्स को ठिकाने लगाने के बाद हाकान और जैनब उस घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। फिर हाकान उसे पकड़ लेता है और घुमाकर एक फटका देता है। फिर जब वो खंजर लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो जैनब उसे रोक लेती है। फिर मौका देकर रूहिया वहाँ से भाग जाती है। ये सब रूहिया को डराने के लिए उनका नाटक था। फिर उनके ही लोग चेहरे पर नकाब पहनकर वहाँ आ जाते हैं और रूहिया को डराते हैं। तभी जैनब अपनी बाइक पर सवार होकर आती है और रूहिया को अपने साथ चलने के लिए कहती है। फिर वो उसे अपने साथ ले जाती है। हाकान का ये प्लान पूरी तरह से कामयाब रहा था। फिर जैनब रूहिया को अपने अड्डे पर ले जाती है और उसके जख्मों पर मरहम लगाती है। आज रूहिया को पहली बार दर्द का एहसास हुआ था। उसे तो आज से पहले अपनी उम्र का भी एहसास नहीं था। दूसरी तरफ निशान बताती है कि मेरे माँ बाप भाई बहन सब इस वायरस की चपेट में आने के कारण मर गए हैं। मार दिया मैंने सबको अपने ही हाथों से। अब मैं इंतकाम की आग में जल रही हूँ। तुम मुझे जो भी कहोगे मैं वही करूंगी। मैं उन लोगों की भी दुनिया उजाड़ दूंगी। दूसरी तरफ जैनब रूहिया को एक गन दे देती है और कहती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे आवाज दे देना। फिर वो वहाँ से चली जाती है। हाकान और निशान बैठे बैठे शराब पी रहे थे और अपने दुख सुख एक दूसरे को बता रहे थे। फिर वो शराब के नशे में टल्ली हो जाते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। फिर हाकान और दारू की बोतल लेने चला जाता है। तभी उसे टेबल पर अपने भाई की दी हुई कार दिखाई देती है। फिर उसे अपने भाई की याद सताने लगती है। उसके बाद जब वो निशान के पास जाता है
तो देखता है वो सो चुकी है। फिर वो उसके ऊपर चादर ढक देता है और लाइट ऑफ करके वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जैनेब रुहिया के लिए नाश्ता लेकर जाती है। तभी हकान फिर से सभी की मीटिंग रखता है और फिर आगे का प्लान समझाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जब फैजल वॉशरूम में जाता है तो देखता है कि उसकी परछाई उससे बात करने की कोशिश करती है। परछाई कहती है कि तुमने इस्तांबुल से प्यार किया, अपनी बीवी से प्यार किया और बदले में तुम्हें क्या मिला? धोखा। तुम उनके लिए अपना सब कुछ गवा चुके हो। अब हम यहाँ कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं। मुझे पता है चाबी के 3 हिस्से तुम्हारे पास हैं, लेकिन अब चौथा वाला हम साथ मिलकर ढूंढेंगे। तभी हकान को भी उस चाबी के बारे में पता चल जाता है। तभी हकान का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और दिमाग में भी अजीब सी आवाजें आने लगती है। उसका शरीर आग की तरह तपने लगता है। फिर वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ फैजल की परछाई उसे कहती है, अब हम साथ मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। हम इस चाबी से दरवाजा खोल देंगे और बहुत सारे इमोर्टल्स को इस दुनिया में ले आएंगे। अब वो समय आ गया है जब हम इस्तांबुल को ही अपना घर बना लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। 4th एपिसोड में हम देखते हैं हकान उस चाबी की ड्राइंग को लेकर ओरेकल के पास जाता है। ड्राइंग देखकर ओरेकल बताती है कि ये चाबी क़यामत ला सकती है। जब इस चाबी से दरवाजा खुलेगा तो भयानक आवाज सुनाई देगी, दिन रात में बदल जाएगा। फिर उस दरवाजे से जो भी इमोर्टल्स आएंगे वो पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। हकान पूछता है इस वक्त वो चाबी कहाँ है? ओरेकल कहती है मुझे नहीं पता। ये चाबी कभी वजीर के पास हुआ करती थी, लेकिन पहले प्रोटेक्टर ने उसे मारकर ये चाबी उससे हासिल कर ली। अब वजीर उस चाबी को वापस पाना चाहता है। वो चाबी कहाँ है इसका जवाब तुम्हें तुम्हारे खानदान वाले देंगे। तुम्हें उनके पास जाना होगा। हकान कहता है क्या तुम टाइम ट्रेवल की बात कर रही हो? ओरेकल कहती है तुम्हें मौत के मुंह में जाना होगा। तभी हम फैजल को देखते हैं। वो धर्मवीर के पास जाकर कहता है कि मुझे तुम्हारा हुलिया बिगाड़ने के लिए तुम्हारी इजाजत चाहिए। ये बात सुनकर उसके सभी चेले चपटे उसे घेर लेते हैं। फिर धर्मवीर स्क्रू ड्राइवर लेकर फैजल के पेट में मार देता है, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और ना ही खून आता है। फिर फैजल उसका हाथ मरोड़कर कहता है आज के बाद तुम मेरे लिए काम करेगा। तभी हकान जैनब को जाकर बताता है कि मुझे अतीत में जाने के लिए मौत के मुंह से गुजरना होगा। जैनब कहती है ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, कोई ना कोई और रास्ता जरूर होगा। मैं रुहिया से पूछूंगी, वो जरूर कुछ जानती होगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हकान शंकर बिहारी से पूछता है कि मुझे मरने का कोई तरीका बताओ। दूसरी तरफ जेल में कुछ पंगा हो जाता है। फिर जब 2 पुलिस वाले उसे देखने जाते हैं तो फैजल उन दोनों को मार देता है। फिर वहाँ और पुलिस वाले आते हैं। फैजल उन सबको ठिकाने लगा देता है। तभी जैनब रुहिया के पास जाती है। रुहिया कहती है कि जब से मैं इंसान बनी हूँ मेरे सिर में दर्द रहता है। जैनब कहती है कॉफी पी लो, ठीक हो जाएगा। रुहिया कहती है कि वजीर अक्सर कहा करता था कॉफी लूजर्स पीते हैं। फिर जैनब पूछती है कि तुमने शीशे क्यों ढक रखे हैं? वजीर से डर लगता है क्या? रुहिया बताती है कि मेरे पास एक ऐसी चीज है वजीर मुझे छू भी नहीं सकता। फिर जब जैनब कॉफी बनाने के लिए जाती है तो वो शीशे पर से कपड़ा हटा देती है। तभी फैजल जेल से सीधा अपने घर जाता है। फिर वो लॉकर चेक करता है, लेकिन वहाँ पर चाबी नहीं पड़ी थी। वो समझ जाता है कि रुहिया उसे अपने साथ ले गई होगी। दूसरी तरफ हकान बाथ टब पर से पत्थर हटाता है और फिर अपने कपड़े निकालता है। शंकर बिहारी पूछता है भैया इधर से जाकर उधर से निकलोगे? हकान कहता है झंडू हो गया, अब ध्यान से सुनो, जब मैं पानी के अंदर जाऊंगा तो तुम मुझे पानी से बाहर मत आने देना। शंकर बिहारी कहता है मर वर गए तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हकान कहता है मैं मरूंगा नहीं, लेकिन कोमा में जरूर जा सकता हूँ। फिर हकान पानी के अंदर जाता है और शंकर बिहारी उसे पकड़ लेता है। फिर कुछ सेकंड बाद हकान बेहोश हो जाता है और उसकी छाती में एक रोशनी चमकने लगती है। तभी हकान को हारून दिखाई देता है। उसके वफादार खादिम उससे पूछते हैं वजीर कहाँ है? हारून कहता है मैंने वजीर को खत्म कर दिया है, उसकी लाश ऊपर वाले कक्ष में पड़ी है। वजीर से हमें ये चाबी मिली है। अब हम कभी भी नहीं चाहेंगे ये चाबी बाहरी दुनिया से आए हुए शैतानों के हाथ लग जाए। फिर वो चाबी को 4 हिस्सों में काट देता है और हर एक टुकड़ा अपने 4 वफादार खादिमों को देकर कहता है आज से इस टुकड़े की हिफाजत तुम्हारे परिवार को करनी होगी। आज से ये टुकड़े ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। मैं जाकर वजीर की लाश को ठिकाने लगाता हूँ। फिर वो ऊपर के कक्ष में जाता है जहां वजीर की लाश पड़ी थी, लेकिन तभी वहां निशान आ जाती है और हकान को बाहर निकाल लेती है। हकान कहता है मुझे वापस क्यों ले आए तुम लोग? मुझे पता चलने ही वाला था वजीर कौन है। दूसरी तरफ जब रुहिया उस शीशे के सामने से गुजरती है तो उसकी परछाई उससे पूछती है कि बताओ चाबी कहाँ है? रुहिया कहती है कौन सी चाबी? उसकी परछाई कहती है जो तुमने फैजल से चुराई है। फिर वो उसको बता देती है कि फैजल जेल से फरार हो गया है। रुहिया कहती है जब तक वो चाबी मेरे पास है तुम मुझे छू भी नहीं सकते। परछाई कहती है चाबी तो हम हासिल कर ही लेंगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर रुहिया शीशे को ढक देती है और घबराकर वहीं पर बैठ जाती है। जैनब छुप छुप कर उनकी बातें सुन रही थी। तभी
तभी हकान अपने साथियों को बताता है कि फर्स्ट प्रोटेक्टर ने चाबियों के 4 हिस्से करके अपने खादिमों में बांट दिए। फिर बेरीन कहती है इसीलिए हमारे टैटू भी चाबी की ही शेप में है। तभी जैनब वहाँ आती है और पूछती है हम वफादार खादिमों में ये भोजपुरी क्या कर रहा है। फिर शंकर बिहारी वहाँ से उठकर चला जाता है। जैनब बताती है कि रुहिया के पास उस चाबी के 3 हिस्से हैं जो उसने फैजल से चुराई है। फिर सामी कहता है इसका मतलब चौथा हिस्सा अभी भी हम में से किसी एक खादिम के परिवार के पास है। फिर जैनब कहती है कि इससे पहले वजीर और फैजल उस चाबी को छीन ले, हमें वो चाबी उससे हासिल कर लेनी चाहिए। फिर वो बताती है कि फैजल जेल से भाग गया है। तभी वहाँ निशान आती है और हकान को बताती है कि मुझे अतीत में जाने का सही तरीका मिल गया है। फिर हकान उसके साथ चला जाता है। जैनब वहाँ से जाते समय निशान की नकल उतारती है। तभी शंकर बिहारी आता है और कहता है हकान और निशान की दोस्ती से जल रही हो तुम। फिर जैनब उसे डांटती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जैनब रुहिया को लेकर एक क्लब में जाती है और कहती है टेंशन छोड़ो, एंजॉय करो। फिर जैनब स्ट्रॉन्ग वाला पैग बनाने को कहती है। रुहिया कहती है इमोर्टल्स को नशा नहीं होता। फिर जैनब कहती है इसका मतलब तुम्हें नहीं पता कि तुमने अपनी लाइफ में क्या मिस कर दिया। फिर जब रुहिया छोटे बड़े 2 पैग मारती है तो कुछ ही देर में टल्ली हो जाती है। दूसरी तरफ हकान और निशान दोनों ही किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाते हैं। निशान कहती है हमें यहाँ पर एक पौधे की तलाश करनी है जिसके ऊपर जुगनू मंडरा रहे होंगे। फिर वे दोनों इधर उधर की बातें करते करते उस पौधे की तलाश करते हैं। तभी हकान को एक पौधा मिल जाता है। फिर निशान कहती है इसे अभी मत तोड़ना, जब आसमान में पूरा चांद होगा तभी हम इसे तोड़ेंगे। दूसरी तरफ जैनब और रुहिया नशे में टल्ली होकर डांस कर रही थी। रुहिया कहती है अब तो मुझे इंसान होने में मजा आने लगा है। फिर जैनब उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर वो उसे साइड में ले जाकर कहती है तुम्हें फैजल से दूर जाना होगा। रुहिया कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से ज्यादा समय दूर नहीं रह पाते, लेकिन फिर भी तू सही कह रही है, मुझे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। क्या तुम इसमें मेरी हेल्प करोगी? जैनब कहती है बहन जैसी है तू मेरी, क्यों नहीं करूंगी। फिर घर जाते समय जैनब कहती है कि तुम्हें फैजल को बाय बाय कहनी चाहिए। लाओ नंबर दो उसका, मैं उसे अभी फोन मिलाती हूँ। फिर रुहिया जैनब का फोन लेकर उसमें हकान का सीक्रेट नंबर डायल करती है और कहती है तुम इंसानों का सही है, जिससे भी ब्रेकअप हुआ उसको फोन मिलाकर 2-4 गालियां निकाल दो। दोस्तों, क्या आप लोगों में से कभी किसी ने ऐसा किया है कि ब्रेकअप होने के बाद आपने अपने एक्स को डांट दिया हो या फिर गालियां निकाली हो? अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना। फिर रुहिया फोन डायल करके काट देती है और कहती है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कर तू मेरी वीडियो बना। फिर जैनब उसकी वीडियो बनाती है। रुहिया कहती है फैजल तुम्हें इस्तांबुल से बहुत प्यार है ना, तो रहो तुम यहाँ, मैं तो चली, तुम सड़ो अपनी ना खत्म होने वाली जिंदगी में। फिर जैनब को वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। फिर वो रुहिया को कहती है तू घर जा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर वो पास में ही खड़ी कार को खोलती है और अंदर बैठे शंकर बिहारी पर गन तान देती है। पूछने पर वो बताता है कि मैं तुम्हारी रखवाली कर रहा था क्योंकि तुम दोनों नशे में थी। जैनब कहती है मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। फिर वो शंकर बिहारी पर गुस्सा होने लगती है। फिर वो गुस्सा कब प्यार में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। फिर वे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर वे एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ हकान और निशान की भी नजदीकियां बढ़ जाती है, लेकिन वो किस नहीं करते। इतने में पूरा चांद निकल आता है और निशान वो पौधा तोड़ने के लिए चली जाती है। तभी अगले दिन सुबह जब जैनब अपने खोपचे पर जाती है तो लेट आने के कारण सभी से माफी मांगती है और कहती है कि मैंने रुहिया के साथ कल शराब थोड़ी ज्यादा पी ली थी। हकान पूछता है उसने तुम्हें कुछ बताया? जैनब कहती है फैजल का सीक्रेट नंबर मेरे पास आ गया है। इतने में शंकर बिहारी भी वहाँ आ जाता है। फिर जैनब सभी को रुहिया की वीडियो प्ले करके दिखाती है। वो वीडियो देखकर हकान हंसने लगता है। फिर वो ये वीडियो फैजल के पास भेजने को कहता है और एक प्राइवेट जेट का इंतजाम करने के लिए भी कहता है। अब प्लान ये था जब रुहिया वहाँ से जाने लगेगी तो फैजल उसको रोकने के लिए वहाँ पर जरूर आएगा और तभी ये लोग फैजल पर हमला कर देंगे। जैनब कहती है अगर उसने रुहिया पर हमला कर दिया तो? हकान कहता है तू क्या रुहिया को अपनी मेले में खोई हुई बहन मानने लगी है? फिर वो शंकर बिहारी को पूछता है तू क्यों लेट आया बे? वो कहता है भैया कल देसी लगा ली थी। फिर जैनब बीच में ही बात काटकर खड़ी हो जाती है और कहती है तुम सभी जाओ और अपने अपने काम पर लग जाओ। लेकिन हकान को दाल में कुछ काला लग रहा था। फिर जब फैजल वो वीडियो देखता है तो वो धर्मवीर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मेरी जान कहीं घूमने जा रही है, पता लगाओ कहाँ जा रही है। फिर हकान उन सभी को हथियार बांटता है। हथियार पाकर वो सभी खुश हो जाते हैं। फिर वे सब उसी ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। फिर हकान उन सबको उनकी पोजीशन समझाता है। तभी जैनब और रुहिया वहां पर आ जाते हैं। रुहिया कहती है फाइनली मैं इस्तांबुल छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन तभी वहां पर गुंडे आ जाते हैं।
फिर वहाँ पर फैजल आ जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की और अंत में मुझे क्या मिला, तुम्हारी बेवफाई। चलो चुपचाप वो चाबी मुझे दे दो। फिर वो रूहिया के ऊपर गन तान देता है। फिर जब जैनब अपनी गन निकालती है तो एक गुंडा उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी हकान के आदमी उन गुंडों पर गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। फिर रूहिया वहां से भागने लगती है, लेकिन फैजल उसे पकड़ लेता है। फिर वो कहता है बताओ रूहिया चाबी कहाँ है। तभी जैनब वहां आकर रूहिया को भगा देती है। इतने में हकान भी वहां आ जाता है। फिर वो फैजल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर वजीर की एंट्री होती है। वो हकान की साथी को तीर मारता है। फिर वो हकान को आवाज लगाकर बताती है कि वजीर आ गया है। इतने में वजीर उस लड़की को एक और तीर मारता है, लेकिन फौलादी हकान बीच में आ जाता है। फिर वो वजीर का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो वजीर नहीं बल्कि उसका कोई पालतू कुत्ता है। वो कहता है कि जब वजीर को चाबी मिल जाएगी तो वो हमें फिर से जिंदा कर लेगा, फिर हम सब मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। और ये बात कहकर वो साइनाइड खाकर खुद की जान ले लेता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं जब जैनब अपने घर जाती है तो रूहिया उसका वहाँ पर इंतजार कर रही थी। जैनब पूछती है तू गई नहीं? वो कहती है कि हिसाब पूरा किए बिना कैसे चली जाती। आईने से कपड़ा हटाने से लेकर कल जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारी ही चाल थी। मेरा मन तो तुम्हें खत्म करने का था, लेकिन कोई और भी है जिसे तुमसे पहले मरना चाहिए। अब तुम्हें मेरे लिए फैजल को खत्म करना होगा, फिर मैं तुम्हें चाबी दे दूंगी। दूसरी तरफ हकान निशान को कहता है कि मुझे जल्द से जल्द ये पता लगाना होगा कि वजीर कौन है। फिर वो हकान को उस जड़ी बूटी से बनाई हुई दवा पिलाती है। फिर हकान कुर्सी पर ही रिलैक्स होकर बैठ जाता है। फिर उसे नशा होने लगता है और वो दोबारा उस दुनिया में पहुंच जाता है। वो देखता है कि हारून वजीर की बॉडी के पास जाता है और जब वो उसको सीधा करता है तो उसके कपड़ों में से बहुत सारी मक्खियां निकलती है। वजीर की कॉलर पर एक बड़ा सा सिक्का भी लगा हुआ था। फिर ये देखकर हकान फिर से इस दुनिया में वापस लौट आता है। फिर निशान उसको संभालती है। दोस्तों, जो सिक्का उसने वजीर की कॉलर पर देखा था वही सिक्का इस रूम के अंदर पड़े बैग के अंदर मौजूद था। इसका मतलब हकान के साथियों में से ही कोई एक वजीर है, और वो कौन है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं ताकि मैं जल्दी से इसके चारों सीजन खत्म कर सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।